हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2 फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ये हिमालयन माउंटेन्स वाला पार्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये सारा का सारा कंप्लीट करा है। नॉर्दर्न प्लेन के साथ साथ हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेट्यू ये भी कवर कर दिया है। तो हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन और पेनिनसुलर प्लेट्यू। और अब आज के वीडियो में हम ये तीनों के तीनों देखेंगे, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड, और इसके साथ हमारा चैप्टर भी हो जाएगा कवर। वैसे तो हम लोगों ने पहले भी ये चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, बट वहाँ पे वॉइस की प्रॉब्लम थी, इसलिए अब हम लोग ये दोबारा से कर रहे हैं। आता है इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब हम सबको पता है ना? पता है ना क्या होता है? रेगिस्तान, जहाँ पर बेसिकली आप समझिए कि बारिश की कमी होती है। इंडिया में जो डेजर्ट है वो एक हॉट डेजर्ट है, बट ये मत समझिए कि पूरी दुनिया में सिर्फ हॉट डेजर्ट ही होते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। डेजर्ट का मतलब है जहाँ पे बारिश कम होती है, उसकी वजह से पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पर ज़्यादा। इंडियन डेजर्ट कहाँ पर पड़ता है? लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। अभी मैप में दिखाऊंगी। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। तो ये जो प्लेन एरिया है पूरा का पूरा जो डेजर्ट का है, और ये मिट्टी से कवर्ड है, सैंड ड्यून्स मतलब इस तरीके से बालू टाइप के कवर्ड है। राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में हमारा इंडियन डेजर्ट फैला हुआ है। इसकी जो रेनफॉल है वो 150 mm से कम होती है हर साल, मतलब बहुत कम बारिश पड़ती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन कवर। एरिड क्लाइमेट यानी कि सूखा होता है, बारिश कम पड़ती है, और वेजिटेशन पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। स्ट्रीम होती हैं बहुत ही, मतलब आप समझ लीजिए छोटी छोटी सी नदियाँ, जब बारिश का मौसम आता है तब थोड़ी बहुत दिख जाती हैं, बट फिर वो बाद में गायब हो जाती हैं, सूख जाती हैं, और सैंड में डेजर्ट में सूख जाती हैं जब पानी नहीं होता। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। तो आप लोगों से एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि डेजर्ट वाले रीजन के, इंडियन डेजर्ट में हमारे देश में कौन सी रिवर बहती है? तो लूनी इकलौती एक थोड़ी बड़ी नदी है यहाँ पर। ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्चन्स, जिसको हम लोग क्रेसेंट शेप ड्यून्स कहते हैं, कवर्ड इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ऐसे करके ड्यून्स होते हैं, क्रेसेंट शेप के ड्यून्स, बार्चन्स उनको हम बोलते हैं। वो काफ़ी बड़ा एरिया कवर करते हैं, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाक बॉर्डर। तो जो ये वाला इलाका है ना डेजर्ट वाला, ये इंडिया पाकिस्तान दोनों में पड़ता है। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी सम ऑफ द बार्चन्स। अगर जैसलमेर में जैसे घूमने जाते हैं तो लोग बार्चन्स ज़रूर देखते हैं। इंडियन डेजर्ट कौन सा पार्ट है ये देखो मैप में, ये वाला जो पार्ट है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये पूरा पार्ट इंडियन डेजर्ट में हमारा आता है। बेसिकली डेजर्ट में हम लोग को क्या याद रखना था कि यहाँ पे बारिश की मात्रा काफ़ी कम होती है, और वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे कम होते हैं। यहाँ पे बार्चन्स और ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं, और लूनी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। ये चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब आता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब समुद्र के इलाके, ठीक है, समुद्री एरिया। जो ये वाला पार्ट है हमारे देश का वो है कोस्टल प्लेन। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सा एरिया है? सदर्न इंडिया का पार्ट, जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का इधर वाला रीजन, ठीक है। और इसमें एक तरफ यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है, और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो इसके जो कोस्ट है यानी कि समुद्र से जो ज़मीन वाला इलाका मिलता होता है, उसको हम लोग कोस्ट कहते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इन अ नैरो प्लेन। तो सपोज करो जैसे कि ये इंडिया है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं और फिर यहाँ पे अरेबियन सी है, तो इसके बीच में वेस्टर्न घाट इधर हैं और इधर अरेबियन सी है, इसके बीच में हम लोगों को वेस्टर्न कोस्ट देखने को मिलता है। एग्जाम में लिखने के लिए आएगा कि क्या है वेस्टर्न कोस्ट, तो आप लोग बोलेंगे द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच, मतलब बीच में है वेस्टर्न घाट के और अरेबियन सी के, काफ़ी नैरो सा पतला सा प्लेन है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में हमारा वेस्टर्न घाट बटा हुआ है। जो नॉर्दर्न पार्ट, अभी मैप में भी देखेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है वो मुंबई और गोवा में, उसको हम लोग कोंकण कहते हैं। सेंट्रल मतलब मुंबई महाराष्ट्र, और गोवा के बाद वाला जो पार्ट पड़ता है कर्नाटक वाले रीजन में, उसको हम लोग कन्नड़ प्लेन कहते हैं। और कर्नाटक के नीचे जो केरल वाला पार्ट पड़ता है उसको हम लोग मालाबार कोस्ट कहते हैं। अब देखो मैं मैप में दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला इधर, ये महाराष्ट्र का और गोवा वाला पार्ट, इसको हम लोग कोंकण कहते हैं, ठीक है।
और इधर जो ये कर्नाटक वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ वाला इलाका। और ये नीचे की तरफ ये जो है इसको हम लोग मालाबार कहते हैं, केरल वाले इलाके को। ये हो गया। तो ये वेस्टर्न, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी यही वाला इलाका है, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये आ गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला, हम लोगों ने देख लिया। अब ये मालाबार कोस्ट आ गया कन्नड़, तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। फिर उसके बाद प्लेन्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल हमने इस तरफ का देखा था। बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पड़ते हैं, काफ़ी वाइड हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नैरो हैं, पतले हैं, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हैं वो थोड़े वाइड हैं। नदन पार्ट में नदन सिरकार हमने पहले देखा था, दोबारा से दिखाएंगे अभी मैप में। नदन सिरकार हो गया जो कि नॉर्थ साइड में है, और वेस्ट साइड में कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है तमिलनाडु वाले इलाके में, और नदन सिरकार आंध्र प्रदेश वाले और उड़ीसा के नीचे की तरफ वाले रीजन में। और इसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। तो हमारा हमने देखा था कि वेस्टर्न वाले पार्ट में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कोई इंपॉर्टेंट नदी नहीं है, बट इसमें क्या है, इसमें हमारी महानदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये वाली नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं। काफ़ी एक्सटेंसिव सा डेल्टा बनता है। चिलिका लेक इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट में हमें चिलिका लेक भी देखने को मिलता है। तो द चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ज़रूर आएगा इस चैप्टर से। चिलिका लेक इज़ लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। तो महानदी डेल्टा के साउथ में चिलिका लेक हमें देखने को मिलता है। ये देखो, अब मैप में देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ये देखो, यहाँ पर नदन सरकार है, अभी हमने देखा था ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में नदन सरकार, ये है कोरोमंडल कोस्ट, हाँ। और यहीं पर जो महानदी डेल्टा के नीचे इस तरफ को हमें मिलता है चिलिका लेक। ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का, चिलिका लेक लार्जेस्ट जो है कोस्टल लेक देखने को हमें मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महानदी डेल्टा के नीचे चिलिका लेक हमें देखने को मिलेगा। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में पड़ता है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का चिलिका लेक, महानदी डेल्टा के नीचे पड़ता है। अब हमने देख लिया कोस्टल प्लेन्स भी, अब आता है आइलैंड। और अब हमारा इसका ये बस लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, आइलैंड। देखिए ये हमें फ़ोटो दिखा रखी है, देखिए ज़मीन का टुकड़ा है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं ओशियनिक आइलैंड्स। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया इज़ अ वास्ट मेनलैंड। इंडिया का ज़मीन वाला एरिया बहुत बड़ा है। बिसाइड दिस कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। 2 आइलैंड के ग्रुप्स भी हैं। कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप आइलैंड अभी मैप में देखेंगे, ये मालाबार केरला के साइड में को पड़ता है, और मालाबार कोस्ट के। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कोरल आइलैंड कौन कौन से हैं, तो लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है। अर्लियर दे आर नोन एज लैकडीव। तो लैकडीव पहले इनका नाम था, और यहाँ पे लैकडीव, मिनिकॉय, अमिंडवी, और 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। काफ़ी छोटा सा एरिया, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, बट छोटे छोटे काफ़ी सारे एरिया में स्प्रेड है ये आइलैंड्स। कावरत्ती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है? लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरत्ती। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी, मतलब पेड़ पौधे, जानवर वगैरह काफ़ी सारे हमें लक्षद्वीप में देखने को मिल जाते हैं। द पिट्टी आइलैंड विच इज़ द अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। पिट्टी आइलैंड कहाँ पर है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। पिट्टी आइलैंड है लक्षद्वीप में, और अनइनहेबिटेड मतलब इस आइलैंड पे कोई रहता नहीं है, मगर यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है पिट्टी आइलैंड पर। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोरल्स क्या होते हैं। तो देखो कोरल्स क्या होते हैं। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। शॉर्ट लिव्ड हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म है, विच लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनीज कम रहने का मतलब है ये इकट्ठा मिल करके रहते हैं। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। तो कहाँ कहाँ फ्लरिश करते हैं? शैलो मतलब बहुत ज़्यादा समुद्र की गहराई में नहीं, ऊपर ऊपर साइड ही रहते हैं। मड फ्री मिट्टी नहीं होनी चाहिए, और वार्म वाटर मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। वार्म वाटर, मड फ्री, शैलो वाटर में रहते हैं। दे सेक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कोरल्स जो है ये क्या सेक्रीट करते हैं, क्या निकालते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट ये सेक्रीट करते हैं। कोरल सेक्रीशन एंड देयर स्केलेटन फ्रॉम कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ। तो कोरल सेक्रीशन और ये स्केलेटन टाइप का बना देते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा कोरल रीफ। जैसे ये मर जाते हैं तो स्केलेटन इनके जुड़ते जाते हैं, और रीफ मतलब एक लाइन सी बनती जाती है। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स। 3 तरीके के मेनली कोरल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैरियर रीफ,
फ्रिंजिंग रीफ और एक होते हैं अटोल्स। इंपॉर्टेंट है कि 3 टाइप के कोरल्स कौन कौन से होते हैं, बैरियर, फ्रिंजिंग एंड अटोल। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है जो कि स्पेस से भी दिखाई पड़ती है। अटोल्स आर द सर्कुलर हॉर्स शेप कोरल्स, मतलब ऐसे सर्कुलर हॉर्स जैसी शेप के कोरल्स ये होते हैं एटोल्स। 3 टाइप के हो गए, फ्रिंजिंग, बैरियर एंड एटोल्स। कोरल्स के बारे में देख लिया, ये किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। बहुत इनके आसपास ना बहुत सारे जूजेंथली प्लांट्स की स्पीशीज होती हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं ये। आगे हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने कोरल वाला पार्ट देख लिया। अब हम देखते हैं वो देख लिया हमने लक्षद्वीप, कोरल्स देख लिए। अब देखो बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इधर की तरफ जो पड़ता है वो पड़ते हैं अंडमान आइलैंड्स। ये थोड़े बड़े हैं, बिगर हैं साइज़ में और काफ़ी ज़्यादा फैले हुए भी हैं और काफ़ी बड़े भी हैं साइज़ में। और पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अंडमान नॉर्थ में है और निकोबार साउथ में है। तो अंडमान नॉर्दर्न साइड में है और निकोबार साउथ में है। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ अ सबमरीन माउंटेन। तो ऐसा माना जाता है कि एक्चुअल में क्या है, माउंटेन है जो कि पानी के ऊपर उठ करके आ गई है। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। तो कंट्री के लिए जो अंडमान आइलैंड्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ इनके आसपास पड़ती हैं और चाइना का पे भी हम लोग नज़र रख सकते हैं इससे। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर वगैरह हैं यहाँ पे आइलैंड्स पे। दीज आइलैंड्स लाइट्स क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। तो इक्वेटर के पास यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर के पास पड़ते हैं, क्योंकि 8 डिग्री वाले रीजन में पड़ते हैं, 8 डिग्री नॉर्थ पे। तो यहाँ पे ना बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो पेड़ वेड़ होते हैं ना, वो किस टाइप का यहाँ पे है, पेड़ पौधे जो यहाँ पे होते हैं वो होते हैं इक्वेटोरियल टाइप के, यानी कि खूब एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो जिसका नाम है बैरन आइलैंड, वो भी अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में ही प्रेजेंट है। क्या है नाम, नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है, क्या नाम है, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड पड़ता है अंडमान और निकोबार में, और ये यहाँ पर ही इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो का मतलब है इसमें से लावा पड़ता रहता है। इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो का नाम क्या है, बैरन आइलैंड है। और कहाँ पर प्रेजेंट है ये, अंडमान एंड निकोबार में। अब बिल्कुल लास्ट आ गया, अब चैप्टर का, चैप्टर खत्म होने वाला है। डिटेल्ड अकाउंट हम लोगों ने देखा फिजियोग्राफिक जो डिविजन्स हैं इंडिया के। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कंपोनेंट्स द कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। हमने अलग अलग टाइप की चीज़ अलग अलग देखा कि आइलैंड हैं, डेजर्ट हैं, है ना, प्लेन है, माउंटेन है। तो हर टाइप का हमें अपने देश में देखने को मिल जाएगी वेरिएशन, और एक दूसरे को कंप्लीट ही ये करते हैं। माउंटेन्स मेजर सोर्स होती हैं वाटर का, फॉरेस्ट का। प्लेन्स जो है वो ग्रेनरीज हैं कंट्री की, यानी कि यहाँ पे खेती होती है, खाना उगता है, बहुत फसल उगती है। दे प्रोवाइड फॉर द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। तभी तो जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे और फर्टाइल प्लेन्स में होती थी, क्योंकि खाने को जब कुछ होगा उसके बाद ही तो आगे कुछ किया जा सकता है। प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि भाई स्टोर हाउस ऑफ मिनरल किसको कहते हैं। तो प्लेट्यूज आर नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, कोल वगैरह हमें कहाँ पर मिलते हैं, प्लेट्यूज में मिलते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स जो हैं वो फिशिंग के लिए फिशिंग पोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो दस डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। तो इसलिए हम लोग का जो देश का लैंड है वो बहुत डाइवर्स है और फ्यूचर में डेवलपमेंट की भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देता है। तो हमारा चैप्टर 2 हो गया है कंप्लीट। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।